हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पहला अध्याय जीवों में जनन के बारे में। इससे हमने कक्षा 12 का सिलेबस बताया था। वहाँ पर हमने बताया था कि कक्षा 12 का जो जीव विज्ञान है वह 5 इकाइयों में पूर्ण होगा। उसी का पहला इकाई है क्या? जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। और इस इकाई के अंतर्गत 4 अध्याय आएंगे और उसमें का पहला अध्याय है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन का कई भाग में हम वीडियो बनाएंगे, जिसका यह पहला भाग चल रहा है। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम क्या? तो अध्याय 1 जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका पहला हेडिंग होगा क्या? जीवन अवधि। जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन है क्या? जीवन अवधि है क्या? तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी है, सभी जीवधारियों का जन्म होता है और जन्म के बाद अपना जीवन व्यतीत करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जीवों का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं। क्या मतलब? कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसका जन्म होता है और वह अपना जीवन पूर्ण करने के बाद, जीवन से संबंधित सभी क्रियाकलापों को करने के बाद उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को ही उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। किसी जीव का जीवन अवधि 2 माह, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष होता है। तो कह सकते हैं कि उस जीव का जीवन अवधि उतना ही वर्ष है। जैसे कि आम का पेड़ लेते हैं, आम का पेड़, इसका जीवन अवधि लगभग में 25 वर्ष है, मान लेते हैं। क्या है? 25 वर्ष। इसका मतलब ये है क्या कि आम जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक पूरे 25 वर्ष तक जीता है। उसी प्रकार से मनुष्य है। मनुष्य का जो जीवन अवधि होता है 60 से 70 वर्ष होता है। इसका मतलब है क्या कि मनुष्य अपना पूरा जीवन जो है लगभग 60 से 70 वर्ष जीता है। यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय में लगता है कितना? 60 से 70 वर्ष। इसी तरह से सभी जीवों का जो है अपना जीवन अवधि होता है। और इसके साथ ही जितने भी जीव हैं उनकी अपनी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। तो यहाँ पे हम सभी जीवों के बारे में वर्णन नहीं कर रहे। एनसीईआरटी बुक में जो है बहुत से जीवों का जीवन अवधि दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कि किसी भी जीव का जन्म हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। किसी भी जीव का जन्म हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी वैसा ही जीव हम इस पृथ्वी पर देखते हैं। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जीव एक क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया? तो जनन की, यानी कि रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे जो है सभी जीव, जितने भी जीव यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी जीव जो है क्रिया करते हैं क्या? जनन की, यानी कि रिप्रोडक्शन की। जनन है क्या?
तो सभी जीवों में अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। कह सकते हैं कि जीवधारियों द्वारा अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। अपनी ही जैसा संतति उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। अपनी ही जैसी संतति उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन कहते हैं। और पृथ्वी पर समस्त जीवधारी जो है अपनी ही जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, यानी कि अपनी ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। इसी कारण उस जीव की जाति आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद भी वैसे ही जीव हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना क्या जीवों में जीवन अवधि क्या है, और किसी भी जीव की मृत्यु होती है फिर भी वह जीव इस पृथ्वी पर विद्यमान है। इसका मतलब है कि वह क्रिया करता है किसकी? जनन की, यानी कि रिप्रोडक्शन की। अब हम जानेंगे जनन के प्रकार के बारे में। जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, कितनी विधियों से जीव जनन करते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो मुख्य रूप से सभी जीवों में दो तरह से जनन होता है, दो तरह से जनन होता है। एक है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे जो है इसको विस्तार से जानेंगे, अलैंगिक जनन है क्या और लैंगिक जनन है क्या, इसको जो है अब हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। इसके बारे में तो अलैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह है क्या? तो जब एकल जीव अपनी ही जैसे संतान उत्पन्न करता है, यानी कि एक ही जीव होगा वह अपनी ही जैसी संतति उत्पन्न करेगा, तो उसको हम कहेंगे क्या? अलैंगिक जनन। मतलब देखिए यहाँ पे एक जीव है और यह जो है बीज से विभाजित हो गया और अपनी ही जैसा दो जीव बना लिया, अपनी ही जैसा दो जीव बना लिया। तो जो जीव नई संतति उत्पन्न करता है उसको जो है जनक कहा जाता है, पेरेंट, और नई संतति उत्पन्न किया इसको जो है डॉटर कह सकते हैं या नई संतति कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है? एकल जीव है और अपनी ही जैसा नया जीव उत्पन्न कर लिया, तो इसे ही हम कहेंगे क्या? अलैंगिक जनन। तो कह सकते हैं एकल जनक, एकल जनक से उत्पन्न संतानों को कहते हैं क्या? अलैंगिक जनन। यानी कि एकल जनक है और उससे ही क्या होगा? नई संतति उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे जो संतति है वह अपने जनक के बिल्कुल समान है। क्यों? क्योंकि एक ही जनक है और इसके सारे लक्षण जो है उसकी संतति में विद्यमान हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब जनक और उसकी संतति दोनों लक्षणों में समान हो तो उसे हम कहते हैं क्या? क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे? अलैंगिक जनन में जो संतति होती है अपने जनकों से समान होती है
और उसे ही हम कहते हैं क्या, क्लोन। अब अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होगी उसके बारे में पढ़ा जाएगा। उससे पहले हम जान लेते हैं लैंगिक जनन के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, तो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वह जनन जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए 2 जनकों की आवश्यकता हो। कितने जनकों की, 2 जनकों की आवश्यकता हो। ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि जिस जनन में संतति उत्पन्न करने के लिए, संतति उत्पन्न करने के लिए 2 जनकों की आवश्यकता हो, 2 जनकों की आवश्यकता हो, ऐसे जनक को जो है लैंगिक जनन कहा जाता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, तो 2 जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि लैंगिक जनन में जो है 2 जनकों की आवश्यकता होती है। दोनों जनक क्या होते हैं, तो दोनों जनक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के जो है विपरीत होते हैं। एक को जो है नर भाग कहा जाता है और दूसरे को जो है मादा भाग कहा जाता है। नर से बनता है नर युग्मक, नर युग्मक, और मादा से बनता है क्या, मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संयोजन से युग्मनज बनता है। युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। क्या, जाइगोट। और जाइगोट के विकास से नई संतति उत्पन्न होती है, नई संतति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नई संतति उत्पन्न करने के लिए 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता हुई और इसी प्रकार के जनक को कहा जाता है क्या, लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे नर भाग में जो है विभाजन होता है और नर युग्मक बनता है, मादा भाग में विभाजन होता है और मादा युग्मक बनता है। मान लेते हैं मनुष्य है, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो नर में भी 46 होंगे, मादा में भी 46 होंगे। जब विभाजन होगा तो नर युग्मक में 23 और मादा युग्मक में 23 गुणसूत्र हो जाएंगे और दोनों मिल करके फिर से 46 गुणसूत्र का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 जनकों से नई संतति उत्पन्न हुई, तो ऐसे ही जनक को कौन सा जनक कहेंगे, लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि मान लेते हैं कि लाल पुष्प वाला पौधा है और सफ़ेद पुष्प वाला पौधा है, दोनों के संयोजन से जो नई संतति बनेगी वो जो है नई लाल होगी और नई सफ़ेद होगी। क्या हो जाएगी, तो यह जो है गुलाबी। तो क्या हुआ, यहाँ पे लाल और सफ़ेद के संयोजन से गुलाबी पुष्प वाले पौधे का निर्माण हुआ, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि कौन सा जनन है, लैंगिक जनन है। अब जो है लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होती है अपने पेरेंट से, यानी कि अपने जनक से बिल्कुल समान नहीं होती हैं, कुछ न कुछ लक्षणों में भिन्न होती है, कुछ न कुछ लक्षणों में भिन्न होती है। अब इसे ही हम कहेंगे क्या, विभिन्नता। क्या हो गया यहाँ पे, तो विभिन्नता, यानी कि विभिन्नता किस प्रकार के जनक की देन है, लैंगिक जनन की देन है। उसी तरह से यहाँ पे लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प मिलकर के गुलाबी पुष्प का निर्माण किए। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो संतति है अपने जनक से भिन्न है, यानी कि यहाँ पे एक लक्षण उत्पन्न हुआ, क्या चीज़, तो विभिन्नता। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि विभिन्नता किसकी देन है, तो लैंगिक जनन की देन है। इसी तरह से
अगली पीढ़ी में कुछ और भिन्नता होगी, उसके बाद से फिर अगली पीढ़ी में और भिन्नता होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जो उत्पन्न नई संतति है वह अपने पूर्वज संतति से लक्षणों में बिल्कुल भिन्न हो जाएगी, बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। इसका मतलब है क्या कि यहाँ पे जो पूर्वज संतति की जाति दूसरी हो जाएगी और यहाँ पे जो संतति है इसकी जाति दूसरी हो जाएगी। तो क्या हुआ, एक जाति से दूसरी जाति का विकास हुआ, उसी को कहेंगे क्या, जैव विकास, जैव विकास। तो यहाँ पे क्या है, विभिन्नता और जैव विकास किसकी देन है, लैंगिक जनन की देन है। यहाँ पे लैंगिक जनन की विधियाँ क्या है इसके भी बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। क्या, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियाँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियाँ, तो अलैंगिक जनन की बहुत सी विधियाँ हैं, जिसमें से कुछ मुख्य विधियों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अलैंगिक जनन की बहुत सी विधियाँ हैं, जिसमें मुख्य विधियों के बारे में हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है क्या, द्विविभाजन। द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। अलैंगिक जनन में पहले ही बताया गया कि एकल जनक से जो है जब नई संतति बनती है तो ऐसे ही जनन को जो है अलैंगिक जनन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जनक एक ही होगा और उसी से नई संतति उत्पन्न होगी और ऐसे ही जनन को अलैंगिक जनन कहा जाएगा। इसकी कई विधियाँ हैं, जिसमें पहला विधि है क्या, द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन। ये है क्या, तो जब एक जनक दो बराबर भागों में बट करके दो संतति बनाता है तो ऐसे जनन को जो है द्विविभाजन कहा जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ये जो है इसका सेल वॉल है, सेल वॉल, और ये जो है इसका डीएनए है। क्या चीज़ है, डीएनए है। जब इसकी कोशिका में विभाजन होता है तो इसका जो सेल वॉल है वह बीच से दबने लगता है, इस तरह से। सेल वॉल जो है बीच से दबने लगता है। और इसके दबने के कारण जो डीएनए है वो दो भागों में बट जाता है। ये जो डीएनए है वो दो भागों में बट जाता है। उसके बाद से फिर से ये जो सेल वॉल है और कोशिका कला है दो भागों में बट जाती हैं, दो भागों में बट जाती हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, एक बैक्टीरिया ने दो बैक्टीरिया का निर्माण कर लिया। अब ये क्या है, तो संतति बैक्टीरिया है और ये क्या है, तो जनक बैक्टीरिया है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक बैक्टीरिया ने बाइनरी फिजन करके दो बैक्टीरिया का निर्माण किया, यानी कि यह कौन सा अलैंगिक जनन है, तो द्विविभाजन है, यानी कि बाइनरी फिजन है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया, अमीबा, युगलिना। इनमें जो है जिस प्रकार का लैंगिक जनन होता है
वह होता है बाइनरी फिजन का, यानी कि द्विविभाजन का। अब जो है यहाँ पे हम दूसरी विधि के बारे में जानेंगे। पहली है क्या, तो द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन। और अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि आएगी क्या, जीवाणु बीजाणु जनन। क्या, बीजाणु जनन। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है क्या, बीजाणु जनन यानी कि स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन ये जो बीजाणु जनन है क्या, तो इसमें क्या होता है कि जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं। क्या, जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, वह बीजाणु अंकुरित होकर के वैसा ही नया जीव बनाता है। तो इस तरह के जनन को जो है हम कहते हैं क्या, बीजाणु जनन। इसमें भी क्या होगा, एकल जीव जो होगा और अपनी ही जैसी संतति उत्पन्न करेगा, यानी कि यह भी किसका भाग है, अलैंगिक जनन का। इसका जो है सबसे अच्छा उदाहरण है क्या, तो पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पेनिसिलियम है क्या, तो एक प्रकार का कवक है। पेनिसिलियम क्या है, तो एक प्रकार का कवक है। इसकी संरचना देख लेते हैं। यह जो है बीजाणु उत्पन्न करता है, यह है क्या, तो बीजाणु है। और यही बीजाणु यहाँ से मुक्त होकर के वैसे ही नए पेनिसिलियम बनाते हैं। पेनिसिलियम बनाते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे बीजाणुओं द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हुई। इस तरह के जनन को हम लोग कहते हैं क्या, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। अब जो तीसरी विधि जानते हैं अलैंगिक जनन की, तीसरी विधि है क्या, तो तीसरी विधि है मुकुलन। मुकुलन यानी कि बडिंग। तीसरी विधि है क्या, तो मुकुलन है यानी कि बडिंग है। इसमें क्या होता है कि जनक अपने शरीर से मुकुल यानी कि बड निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है हाइड्रा है या ईस्ट है, ये जो है ईस्ट है। तो ये जो है अपने शरीर से जो है एक उभरा हुआ भाग निकालते हैं, फूला हुआ भाग, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मुकुल। और यही भाग वृद्धि करके जो है एक नया ईस्ट बनाता है। तो इस तरह से जनन की विधि को हम लोग कहते हैं क्या, मुकुलन यानी कि बडिंग। इसका मतलब है क्या, कि जब जीव अपने शरीर से मुकुल निकालता है और वह मुकुल शरीर से अलग हो करके वैसा ही नया संतति बनाता है, तो इसको कहते हैं क्या, मुकुलन यानी कि बडिंग। मुकुलन यानी कि बडिंग। इसका उदाहरण हो जाएगा क्या, तो ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया। उदाहरण क्या, तो ईस्ट, हाइड्रा, ये किसका उदाहरण है, तो मुकुलन का यानी कि बडिंग का। अगला जो आता है वो है खंडी भवन। अगला विधि जो है क्या है, खंडी भवन। फ्रेगमेंटेशन। अगली विधि जो चौथा है क्या, खंडी भवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। ये है क्या, तो इसमें क्या होता है कि जीव जो है खंडों में टूट जाता है। जीव का शरीर खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड वैसे ही नए जीव का निर्माण करता है, तो उसको कहा जाता है क्या, खंडी भवन। मतलब क्या, किसी प्रभाव के कारण जीव का टूटना
और टूटा हुआ खंड नए जीव का निर्माण करना, नए जीव का निर्माण करना, यानी कि जो खंड टूटा होगा वो नए जीव का निर्माण करेगा। तो इस तरह के जनन को हम लोग कहते हैं खंडी भवन। यहाँ पर भी एकल जीव से नई संतति की उत्पन्न हो रही है, यानी कि यह भी कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन है। जैसे कि स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, यहाँ पे उसका हम फिगर देख लेते हैं। स्पायरोगायरा, ये जो है स्पायरोगायरा है। यह बीज से कहीं से ही खंडों में टूट जाता है। यह बीज से कहीं से भी खंडों में टूट जाता है और अपनी ही जैसा संतति का निर्माण करता है। प्रत्येक खंड जो है नया स्पायरोगायरा बनाता है, स्पायरोगायरा। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो है जीव खंडों में टूट गया और प्रत्येक जीव नई संतति का निर्माण किया। इसका मतलब है कि इस तरह के जनन को हम कहेंगे क्या? खंडी भवन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। इसका उदाहरण है स्पायरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। इसमें जो है जिस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है उसको कहा जाता है खंडी भवन। अगले जो है प्रकार के बारे में जानते हैं। जो पांचवा होगा अलैंगिक जनन का अगला भाग, जो पांचवा है उसको कहेंगे क्या? पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, यानी कि रीजनरेशन, रीजनरेशन। इसमें क्या होता है कि जीव शरीर का कोई भी अंग कहीं से भी कट जाता है और कटा हुआ अंग जो है नए जीव का निर्माण करता है। तो इस तरह के जनन को कहते हैं क्या? पुनरुद्ध भवन, यानी कि रीजनरेशन, यानी कि जीव शरीर का कटा हुआ अंग जब नए जीव का निर्माण करता है तो उसको कहेंगे क्या? पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता, पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता जो है प्लेनेरिया में पाया जाता है, प्लेनेरिया। जैसे कि यह जो है प्लेनेरिया है, ये जो है प्लेनेरिया है। इसका कहीं से भी यदि अंग कट जाए, कहीं से भी यदि अंग कट जाए और प्रत्येक अंग जो है नए प्लेनेरिया का निर्माण किया, प्रत्येक अंग जो है नए प्लेनेरिया का निर्माण किया, तो इस तरह के जनन को कहेंगे क्या? पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन की सबसे अधिक क्षमता जो है प्लेनेरिया में होता है। पूछता है कंपटीशन परीक्षाओं में कि वह कौन सा जीव है जिसमें पुनरुद्ध भवन की सबसे अधिक क्षमता पाई जाती है, तो वह जो है प्लेनेरिया है। क्या है? तो प्लेनेरिया। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जीव हैं उसमें भी पुनरुद्ध भवन पाया जाता है, जैसे कि अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा। इसमें क्या होता है? तो पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। तो ये कुछ अलैंगिक जनन थे, अलैंगिक जनन की विधियां थी, जिसमें 5 विधियां हमने बताया अलैंगिक जनन की। अब हम जानेंगे पौधों में अलैंगिक जनन।
पौधों में अलैंगिक जनन को जो है वर्धी या कायिक जनन कहा जाता है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यह किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।